आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुनक़िद की जा रही तकारीब की तैयारियों का इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े ने लिया जायजा। म्युनिसिपल कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने भी किया सिद्धार्थ गार्डन पहुंचकर तकरीब की तैयारियों का मुआयना और मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। वक्फ तरमीमी बिल 2024 दरअसल वक्फ इमलाक को गसब करने की साजिश। मुख्तलिफ मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से मज़कूरा बिल फौरी वापस लेने का किया मुतालबा। अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ क़ासिमी ने भी उलमा व आइम्मा मसाजिद को इस बिल के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करवाने मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई करने की दी हिदायत। खुल्दाबाद शरीफ में सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 738वें उर्स तकारीब का हुआ आगाज़। अक़ीदत से निकाला गया गुज़िश्ता रोज़ संदल माली का जुलूस। उर्स कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा ज़ायरीन भी वे बड़ी तादाद में शरीक। और 10 सितंबर को करमाड़ के मज़ाफ़ा से मिली सरकटी लाश का मामला कर लिया गया हल। पुलिस ने लगा लिया कातिलों का सुराग। एक मुलजिम गिरफ्तार, असल मुलजिम को पुलिस की है तलाश। रूरल एसपी डॉक्टर विनय राठौड़ ने दी इत्तला। खबरें तफसील से। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुनक़िद की जा रही तकारीब का डिविजनल कमिश्नर ने जायज़ा लिया और मुतल्लिक़ा अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। यहाँ रहे कि 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन वज़ीर आला के हाथों परचम कशाई का अहम प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इस मौके पर वज़ीर आला की सिक्योरिटी और परचम कशाई से मुताल्लिक़ इंतज़ामात की बेहतर मनसूबाबंदी के अहकाम डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े ने मुताल्लिक़ा शोबों को दिए हैं। 17 सितंबर की तक़रीबात से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने के लिए दिलीप गावड़े की सदारत में डिविजनल कमिश्नर दफ्तर पर एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन जगदीश मिनियार, इसी तरह पुलिस इंतज़ामिया, स्पोर्ट्स इंतज़ामिया, एजुकेशन इंतज़ामिया, तामीरात आम्मा, ARTO, बिजली इंतज़ामिया, शोबा जंगलात, फायर ब्रिगेड इंतज़ामिया, समाज कल्याण और दीगर अहम शोबाजात के आला अफसरान इजलास में शरीक थे। इस मौके पर तमाम अफसरान को डिविजनल कमिश्नर ने अहम हिदायत दी और उनसे तबादला ख्याल किया। हर साल की तरह इस साल भी 17 सितंबर को सिद्धार्थ गार्डन में रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के हाथों कौमी परचम लहराया जाएगा। लिहाजा म्युनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत और ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने यहाँ की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया और अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर सिद्धार्थ गार्डन में रियासती वज़ीर आला के हाथों कौमी परचम लहराया जाएगा और मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जाएगा। लिहाजा इस तकरीब के लिए की गई तैयारियों का म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत और जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने जायजा लिया और मुताल्लिक़ अफसरान को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, संतोष वाहुले, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, मुताल्लिक़ा वार्ड ऑफिसर्स व वार्ड इंजीनियर और दीगर मौजूद थे। या प्रत्येक वर्षाप्रमाणे यावर्षी सप्टेंबर 17 मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचे हस्ते झेंडावंदन होत असते आणि त्या निमित्ताने या ठिकाणी सिद्धार्थ गार्डन येथे आपल्या मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचं जे ठिकाण आहे त्या ठिकाणचं माननीय मुख्यमंत्र्यांची आगमनाच्या निमित्ताने सर्व तयारी त्या ठिकाणी आढावा घेतला गेला। मी आणि माननीय जिल्हाधिकारी संयुक्त पाहणी केली आणि सर्व तयारी आपण या ठिकाणी करत आहोत आणि त्या दिवशी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री कार्यालयांचा परवानगीने ते बरेच महानगरपालिकेच्या विविध विकास कामाचे भूमिपूजन, लोकार्पण आणि उद्घाटनही करण्याचा आमचा मानस आहे। शहरामध्ये यावर्षी योगायोग अशी आहे, मराठवाडा मुक्ती दिनाच्या दिवसाच्या निमित्तानेच आपल्या गणरायांचा विसर्जन या ठिकाणी होत आहेत आणि यासाठी आपण प्रामुख्याने मूर्तिदान आणि मूर्ती संकलन आपण यावर्षी एक आगळा वेगळा अभियान आपण सुरू करत आहोत आणि आपल्या बाप्पांना आमच्याकडे दिल्यावर आणि निर्माल्य वेगळं करून दिल्यावर त्या रिकाम्या हात न जाता आणि गेल्या वर्षीची जे खताचं आम्ही जे निर्माल्याचं खत आपण जे बनवलेलं आहे परत अर्धा किलो आणि 1 किलोचं आम्ही खत परत लोकांना आम्ही देणार आहे, जेणेकरून त्यांनी हा उद्देश आहे की आपण आपल्या घरामध्ये पर्यावरणपूरक ते झाडं लावावी आणि ते झाडांना खत वगैरे देण्यास
जे गरज असते ते महानगरपालिका आम्ही त्यांना देतोय, जेणेकरून बाप्पा जरी गेलं आपण दुःखात असतो, परंतु त्या खताच्या रूपाने परत झाडाला ते पूरक असे एक उपक्रम आपण सुरू करतो आहे. आणि यावर्षी मोठ्या प्रमाणावर जे मूर्ती संकलनाच्या अनुषंगाने कृत्रिम तलाव आपण निर्मिती केलेला आहे. ज्यांना मूर्तीदान किंवा मूर्ती संकलन द्यायचं नाही आहे, त्यांना तिकडे जायची आहे, छोट्या मूर्तींना आपण कृत्रिम तलावामध्ये आपण करतो आहे. आणि जे मोठे मूर्ती आहे, जे ठरलेलं जे विहिरी आहे त्या ठिकाणी आपण विसर्जन करणार आहोत. आणि आज सर्व अधिकाऱ्यांच्या सकट आम्ही सर्व विहिरीकडे पाहणी करण्यात येणार आहे. आणि जेणेकरून कुठलाही बाधा होता कामा नाही, कुठलाही दुर्घटना होता कामा नाही. आणि भरपूर श्रद्धेने 11 दिवस आपण बाप्पांना बसवतो. निरोप देताना सर्व महानगरपालिकाचे विविध अधिकारी त्यांना नोडल म्हणून नेमण्यात आलेलं आहे. विसर्जनाच्या मार्गाची पॅचवर्क आणि लाईटिंग आणि MSCBच्या तारे काढून घेण्याच्या सूचनाही दिलेल्या आहेत. आणि या 17 सप्टेंबरला दोन्ही मुक्ती दिनाच्या निमित्ताने आणि तसेच विसर्जन च्या अनुषंगाने संपूर्ण तयारी केलेलं आहे. बघा, जुने शाडू मातीच्या मूर्ती असायचं आणि पाणी वाहतं असायचं आणि त्यावेळेला हा मातीचा गणपती कुठेही विरघळलं तरी आपल्याला पाणी दूषित व्हायचं नाही आहे. परंतु अलीकडे ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचं झालं आणि त्यासोबतच निर्माल्यामध्ये सुद्धा भरपूर आर्टिफिशियल गोष्टी येत गेल्या. त्यामुळे हे जे विहिरीमध्ये विसर्जन करण्यापेक्षा कृत्रिम तलावामध्ये आणि मूर्ती संकलन द्यावी. गेल्या वर्षी खूप छत्रपती संभाजीनगरकरांनी जवळपास 20,000 गणरायांचं आम्हाला मूर्ती दान केलं होतं. यावर्षी आमचे टार्गेट असेल की जास्तीत जास्त मूर्ती संकलन आम्ही जवळपास 50 सेंटर्स ठिकठिकाणी आम्ही ठेवलेलं आहेत. ज्या चांगल्या मूर्ती आहेत ते परत मूर्तिकारांना वापस देऊन जे बाधा झालेली आहे किंवा तुटलेले असतात पूजा करत असताना, मग त्याला ज्या ठिकाणी पर्यावरणपूरक कुठल्या विहिरीमध्ये न टाकता कुठले चांगलं खदानी आहे, ज्या खदानीला बुजवायचं पण आहे आणि त्या ठिकाणी पाणी आहे, ते अशा ठिकाणी आम्ही विसर्जन करणार आहोत. वक्फ तरमीमी बिल 2024 दरअसल शरीयत में खुली मुदाखलत है, लिहाजा मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द इस बिल को रोकने के लिए अपने एतराज़ात 13 सितंबर से पहले JPC को पेश कर दें. ये अपील जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद यूनिट की जानिब से मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिल्ली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने की. वक्फ तरमीमी बिल 2024 से मुतालिक सहाफ़ियों को मालूमात फ़राहम करते हुए जमात इस्लामी हिंद के रियासती अमीर मौलाना इलियास खान फलाही और दीगर सभी मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने बतलाया कि ये बिल दरअसल वक्फ इमलाक को गसब करने की एक साजिश है, लिहाजा हुकूमत हिंद इस बिल को फौरी तौर पर वापस ले। ये मतालबा भी अमायदीन शहर ने हुकूमत से किया है। उन लोगों ने मज़ीद कहा कि मज़कूरा बिल में न सिर्फ वक्फ़ की तारीफ़, मुतवल्ली की हैसियत और वक्फ बोर्ड के इख्तियारात के साथ छेड़छाड़ की गई है, बल्कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के मेंबरान की तादाद में इजाफे के नाम पर पहली बार इसमें गैर मुस्लिमों को लाजिमन मेंबर बनाने की भी तजवीज़ लाई गई है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अब तक एक गैर मुस्लिम मेंबर रखा जा सकता था, मगर इस बिल में ये तादाद 13 तक हो सकती है, जिसमें 2 तो लाजिमन होने ही चाहिए। इसी तरह वक्फ बोर्ड में पहले सिर्फ चेयरमैन ही गैर मुस्लिम हो सकता था, मगर इस बिल में ये तादाद 7 तक हो सकती है। ये तजवीज़ दस्तूर हिंद की दफ़ा 26 से रास्त मुतसादिम है, जो अक़लियतों को इख्तियार देती है कि वो अपने मजहबी व सकाफ़ती इदारे न सिर्फ कायम कर सकते हैं, बल्कि उनको अपने अंदाज में चलाने का इख्तियार भी अक़लियतों को हासिल है। मुल्क की कई रियासतों में गैर मुस्लिमों के औक़ाफ़ के इंतज़ाम व इंसराम के लिए ये लाजमी है कि उसके अरकान व ज़िम्मेदारान हिंदू अक़ीदे पर अमल पैरा हों। इसी तरह गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर्स भी लाजिमन सिख तबके ही से होंगे। इससे कबल वक्फ बोर्ड मेंबरान का इंतखाब होता था, मगर इस बिल के मुताबिक अब उनकी नामजदगियाँ होंगी। इसी तरह इस बिल में वक्फ बोर्ड के CEO के लिए मुस्लिम होने की शर्त हटा दी गई है। इसी तरह की कई शराइत इस बिल में शामिल हैं जो वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को कम करती हैं। मज़कूरा तरमीमी बिल वक्फ इमलाक पर हुकूमती कब्ज़े का भी रास्ता हमवार करता है। अगर किसी जायदाद पर हुकूमत का कब्ज़ा है तो उसका फैसला करने का कुल इख्तियार ज़िला कलेक्टर के सुपुर्द कर दिया गया है। कलेक्टर के फैसले के बाद वो रिवीन्यू रिकॉर्ड दुरुस्त करवाएंगे और हुकूमत वक्फ बोर्ड से कहेगी कि वो इस जायदाद को अपने रिकॉर्ड से हटा दे।
इसी तरह अगर वक्फ इमलाक का कोई तनाज़ा होगा तो उसको तय करने का इख्तियार अब तक वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे था, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के ज़रिए उसे हल करवाया जाता था, मगर अब वक्फ ट्रिब्यूनल का ये इख्तियार भी ज़िला कलेक्टर के सिपुर्द किया जा रहा है। इसी तरह के कई नुकात इस बिल में शामिल हैं जिनके सबब वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ख़तरे में पड़ गया है। लिहाजा मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द 13 सितंबर से पहले इस बिल से मुतालिक अपना एतराज़ JPC के सामने पेश कर दे। ऑर्गेनाइजर्स ने सहाफ़ियों को बतलाया कि इस बिल को रोकने के लिए 4 महाज़ों पर काम किया जाएगा। पहले महाज़ पर कानूनी जंग लड़ी जाएगी, दूसरा महाज़ सियासी महाज़ होगा जिसके तहत तमाम मुस्लिम कायदीन से ये दरख्वास्त की जाएगी कि वो इस मामले में मुत्तहिद होकर अपनी अपनी पार्टियों पर दबाव बनाएं कि इस बिल को पार्लियामेंट में पास होने से रोका जाए। तीसरे महाज़ पर पब्लिक ओपिनियन के तहत इस बिल की मुखालफत में इस मुल्क के तमाम शहरियान और सभी हम वतन भाइयों को भी शामिल किया जाएगा। और चौथे महाज पर मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए वक्फ प्रॉपर्टीज के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी जिम्मेदारी समझकर इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा। अगर ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, मुसलमान दूसरी अक़लियतों और तमाम इंसाफ पसंद शहरियान के साथ इस बिल के खिलाफ मुल्क गिर सतह पर तहरीक चलाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना इलियास फलाही, मुफ्ती मोहसिन अहमद, मुफ्ती नईम कासमी, एडवोकेट खान सलीम और दीगर मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारान व जमात इस्लामी हिंद के अहदेदारान व अरकान मौजूद थे। ये जो बिल है ना, ये बिल में कई फॉल्स हैं, कई गलतियां हैं इसमें सबसे बड़ी गलती तो ये है कि ये बिल जो है तो बेसिकली भारत के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, क्योंकि भारत के दस्तूर में जो माइनॉरिटीज़ के फंडामेंटल राइट्स है ये उसको पूरी तरह ख़त्म कर देता है। तो हम ये कह सकते हैं ये बिल दरअसल भारत के दस्तूर को बदलने की भी एक कहीं ना कहीं कोशिश की गई है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इसको तो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे और इसको सियासत के ऐवानों में भी चैलेंज करेंगे। ये दोनों काम, सियासत भी और अदालत भी, और साथ ही साथ अवामी तहरीक भी इसके ख़िलाफ़ चलाई जाएगी, ये बात मुसल्लम है। अब असल में एक जो चीज़ हमारे सामने आ रही है कि इस वक्त भारत में इसको लेकर मुस्लिम राय आम्मा क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक भी मुसलमानों का तबका ऐसा नहीं है जो इसके फेवर में हो। सारे उलमा, सारे मुफक्किरीन, दानिश्वर, प्रोफेसर्स, सारे सियासतदान, मुस्लिम वकला, तमाम लोग इस बिल को भारत मुसलमानों के लिए बहुत घातक समझते हैं। इसलिए इसकी मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है और ये एक बहुत बड़ा मसला मुसलमानों के नज़दीक इस वक्त बना हुआ है। असल में इस स्कैनिंग करके जो ओपिनियन मांगी जा रही है, तो चूँकि इसमें हमने बाकायदा जो हाई लेवल के लॉयर्स हैं उनसे मशवरा किया और उन्होंने कहा कि जब JPC ने आपकी राय मांगी है तो आपको राय देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उस वक्त राय नहीं देंगे तो ये खुद कहीं ना कहीं हमारी एक खामोश तायद के तौर पर हो जाएगा। जो भी हमको डेमोक्रेटिक अंदाज में हुकूमत ने जो चीज़ हमसे मांगी है कि आप इसको फेवर करते हैं या इसके आप अगेंस्ट में, तो हमें अपनी राय देना हम पर ये लाजिम है, क्योंकि हमारा राय ना देना गोया कि ये है कि हम उसके फेवर में जा रहे हैं। तो इस वक्त अभी तो यही काम हम कर रहे हैं, क्योंकि इस पर सारी जमातों का, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इत्तेफाक है कि हर मुसलमान मर्द औरत जो होशमंद हो, अकल वाला हो, वो हर हाल में JPC को अपना ऑब्जेक्शन दे। हुकूमत हिंद ने 7 अगस्त 2024 को पार्लियामेंट में वक्फ के हवाले से एक बिल पेश किया है, जो हम ये समझते हैं कि मुसलमानों पर सरासर ये नाइंसाफ़ी है। एक बिल के अंदर ऐसी बातें हैं जिससे हम ये महसूस करते हैं कि पूरी तरह से वक्फ का सिस्टम करप्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो आवाम में बेदारी आए इस बिल के ताल्लुक से, और जमात इस्लामी ये चाहती है इस मुल्क में जितने NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, मिली तंजीमें काम कर रही हैं, यहाँ तक कि हमारे जो इंसाफ पसंद हिंदू भाई है इस लड़ाई में वो हमारे साथ में आए। तो बेदारी के हवाले से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने एक QR कोड जो है जारी किया था। अब उसमें हमारा बुनियादी ऑब्जेक्शन ये था कि चूँकि वक्फ का ताल्लुक़ मुसलमानों से, तो आरा और मुख्तलिफ राय भी उन्होंने मुसलमानों से लेना चाहिए, उसको उन्होंने जनरल किया। इसके पीछे भी हुकूमत की नीयत जो है साफ़ नहीं है कि एक नैरेटिव जो बनाया जा रहा था कि मुल्क में ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो वक्फ के अगेंस्ट में बरसों से काम कर रहे थे, तो ये उनको मौका दिया गया। आगे JPC ये बताएगी कि देखो इतने ऑब्जेक्शन जो आए हैं जिसमें फेवर में इतने हैं और इसके अगेंस्ट में इतने हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक मखसूस पार्टी का जो IT सेल है वो लाखों और करोड़ों की तादाद में जो है वो मेल भेजे, तो JPC को सपोर्ट करने के लिए ये नोटिफिकेशन जो है हुकूमत ने जारी किया था। वक्फ तरमीमी बिल से मुताल्लिक़ JPC के पास एतराज़ात दाखिल करवाने से मुताल्लिक़
ملت اسلامیہ میں بیداری پیدا کرنے کی غرض سے گزشتہ روز ائمہ مساجد و علماء کرام کی ایک اہم میٹنگ امیر شریعت مفتی معیز الدین قاسمی کی صدارت میں منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 کے سبب پوری امت میں بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ اس بل کی پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی جماعتوں کی پرزور مخالفت کے سبب حکومت ہند نے اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سپرد کر دیا ہے، لہٰذا مذکورہ کمیٹی نے ملک بھر سے شہریان سے اپنے اعتراضات و تجاویز طلب کیے ہیں جو 13 ستمبر تک JPC کو پیش کیے جا سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ کا ہر فرد گو کہ اس بل کے خلاف اپنا اعتراض درج کروانا ہی چاہتا ہے، مگر وہ اس کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہے، لہٰذا اس ضمن میں ان میں بیداری پیدا کرنے ان کی رہنمائی کی غرض سے ائمہ مساجد و علماء کرام کی ایک اہم میٹنگ گزشتہ شام مسجد یکخانہ میں امیر شریعت مفتی معیز الدین قاسمی کی صدارت میں منعقد کی گئی اور تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کے بعد یہ طے پایا کہ علماء و ائمہ مساجد اپنے اپنے محلوں کے اہم چوراہوں پر ٹیبل لگا کر صبح 11 بجے سے دوپہر تک اور بعد مغرب تا رات 10 بجے تک اہلیان محلہ اور نوجوانوں کی اعتراض داخل کرنے کے معاملے میں رہنمائی کریں تاکہ ان اعتراضات کو ارباب مجاز تک پہنچایا جا سکے۔ امیر شریعت نے یہ بھی اپیل کی ہے کہ جمعرات، جمعہ اور سنیچر کو یہ مہم چلائیں اور زیادہ سے زیادہ اعتراضات حاصل کریں۔ اسی طرح مفتی معیز قاسمی نے امت مسلمہ سے بھی اپیل کی ہے کہ ہر فرد وقت نکال کر اپنا اعتراض مقررہ میعاد سے قبل داخل کروا کر ملی اتحاد کا ثبوت دے۔ آج ہم ایک نشست میں یہاں حاضر ہے خانہ مسجد میں، یہاں یہ جو مسلم تسلیم موت میں وقف بل کے جو ہے آراء بھیجنے کے سلسلے میں جو گزارش کی ہے اس سلسلے میں ایک نشست ہم نے یہاں علماء، حفاظ، ائمہ اور ذمہ داران مساجد کے لیے، اس میں ہم نے چند باتیں طے کی ہیں کیونکہ ابھی 2 دن باقی ہیں، کل جمعرات اور پرسوں جمعہ کے دن رات کے 12 بجے تک کے وہ آراء بھیجنی ہے اس بل کے مقابلے میں۔ تو ہم نے ایک چیز تو یہ طے کی ہے کہ ائمہ حضرات اپنے اپنے محلوں اور علاقوں میں ہر اس جگہ پر کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں، صبح 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک کے جو ہے ٹیبل لگائے جائیں اور کرسیوں پر اس علاقے کے ائمہ اور علماء کرام بیٹھ کر نوجوانوں سے کام لیں، اور جتنے ہوٹل میں اور نکڑوں پر، چائے خانوں میں جتنے جو ہے ہمارے مسلم بھائی موجود ہیں ان سے پیار و محبت کے ساتھ گزارش کی جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ بھئی اگر آپ واقف ہیں تو آپ کو جو ہے اپنے ای میل ID پر جو ہے وہ اس QR کوڈ کو جو ہے اسکین کر کے جو ہے اپنی رائے کو بھیجیں، اور اگر کبھی وہ واقف نہیں ہے تو انہیں کا موبائل لیں اور اس میں جتنے ای میل ID ہیں اتنی ای میل ID کو استعمال کرتے ہوئے اتنی آراء کو بھیجیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو جو ہے وہ QR کوڈ کی زیراکس دیں اور ان سے گزارش یہ کریں کہ آپ اپنے گھر میں جا کر اور اپنے محلے میں اپنے متعلق جتنی جو ہے مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان سے بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے آراء کو ارسال کریں۔ میں سبھی لوگوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس میں ہمیں تھوڑی بیداری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی سازش ہے کہ اس کے اگر کبھی ہم زد میں آ گئے تو ذہن میں رکھیے کہ نہ صرف مساجد بلکہ مقابر بھی اس کے نشانے پر ہیں، اور مسلمانوں کے جتنے جو ہے دینی جو ہے مراکز ہیں ان کو نشانے پر رکھ کے یہ بات چلائی گئی۔ اور ایک چیز بطور خاص میں ہمارے نوجوان ساتھیوں سے اور بچوں سے گزارش یہ کروں گا کہ جذبات میں آ کر نعرے بازی یا کسی کے خلاف جو ہے کچھ کہنا یا حکومت کے خلاف جو ہے آواز بلند کرنا یہ ہرگز نہ ہو۔ ہمیں کسی کو منہ نہیں چڑھانا ہے، کسی کو جو ہے تانے نہیں دینے ہیں، بلکہ اپنا مقصد یہ ہے کہ بھئی
हम अपनी बेदारी का सबूत इस तरीके से दें। और आइंदा भी सब लोगों से गुजारिश मैं करता हूँ कि आइंदा भी अगर कभी खुदा न खास्ता ये बिल पास हो जाता है, वैसे अल्लाह की ज़ात से कभी उम्मीद है कि ये बिल पास नहीं होगा, और अगर वो लोग बिल पास भी हो जाता है तो हमें बाज़ाब्ता इस पर तहरीक चलानी है। इस वजह से ये बेदारी ज़रूरी है, नौजवानों में, बूढ़ों में, लिखे पढ़े तबके में, लेडीज़ औरतों में, सब में जो है, ताजिर हजरात में, अहले खैर हजरात में, सियासी लोगों में, सब में इस चीज़ की जो है हम लोगों को बात चलानी है, लेकिन अमन और सुकून के साथ। तो अभी ये कि भाई कल जुमेरात है, जुमेरात को सुबह में 9, 10, 11, 12 बजे तक, दोहर के वक्त तक ये बाज़ाब्ता अमल जारी रखें, और रात में मगरिब के बाद से लेके 9, 10 बजे तक के जो है ये लगाए जाएँ, और टेबल और कुर्सियों पर आप लोग तशरीफ़ रखें, उलमाए किराम और महल्ले के ज़िम्मेदार हज़रात और नौजवानों से काम लिया जाए। इसी तरीक़े से जुमा के अंदर तमाम अइम्मा हज़रात इस पर बात करें। ये एक आखिरी जुमा है, इसमें उम्मत को अच्छे अंदाज में इसके समझाने की ज़रूरत है, और सबसे गुजारिश करें कि भाई बाहर हमारे जो है नौजवान बच्चे जो हैं खड़े हैं, आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आरा को भेजें। जुमा के दिन ऐसा होता है कि 15-20 आदमी खड़े रहते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं अपने घर। तो अइम्मा हज़रात की ये ज़िम्मेदारी है कि वो तमाम मजमे को इस पर तैयार करें कि हर एक आदमी जाने से पहले अपनी राय ज़रूर जो है इरसाल कर दे। तो इसको जो है बतौर ख़ास आप लोग सब ख्याल में ज़हन में रखें। हमने जो है हल्के बनाए हैं, और जहाँ हल्के हमारे नहीं बने हैं वहाँ के अइम्मा हज़रात तक की आवाज़ अगर पहुँच रही है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने हल्के में, आप अपने मसाजिद के सामने और चाय खानों और नुक्कड़ों पर जो है वो टेबल लगाकर इसी अंदाज से काम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारी बरवक़्त बेदारी को अल्लाह इसके असरात, अच्छे असरात मुरत्तब फ़रमाए, और इसमें हमें कामयाबी अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक्फ तरमीमी बिल की मनसूखी और ख़वातीन पर बढ़ रहे मज़ालिम और उनके जिनसी इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ आज शहर में शांति मोर्चा निकाला गया। शांति मोर्चा के ऑर्गेनाइजर शेख खुर्रम और शेख वसीम के अलावा रिटायर्ड एसीपी रियाज देशमुख की रहनुमाई में डिविजनल कमिश्नरेट पर जोरदार मुजाहरा किया गया और एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया गया। आप ला रहे ऐसा कानून, उसका प्रोटेक्शन नहीं होने वाला, उसके अंदर उसमें ऐसा होने वाला है कि जो जिस जगह पर काबिज है उसकी वो जगह हो जाने वाली है। और खुसूसन ये जो बिल लाया जा रहा है वो खाली अंबानी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये गवर्नमेंट अंबानी के तलवे चाटने वाली गवर्नमेंट है, इसलिए बिल लाया जा रहा है। लेकिन दिखाया जा रहा है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्शन देने वाले हैं। तो ऐसे कानून को हम चाहते हैं ये जो कानून है पूर्ण तरह से रद्द किया जाए। मुसलमानों के खिलाफ में जो है तो आवाज उठाना, मुसलमानों के जो है तो खिलाफ में बोलना, मुसलमानों के जो भी मुद्दे मसाइल है उसके अंदर डिस्टर्ब करना, जबकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमको बताया है कि ये देश जो है तो संविधान से चलेगा, सब अपने अपने धर्मों पे चल सकते हैं, सब अपने अपने धर्मों के जो है तो जो रीतो रिवाज है उस पर चल सकते हैं। लेकिन आज हमारे देश के अंदर एक रामगिरी महाराज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती करता है, और हमारे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उसको जो है तो बाल को धक्का नहीं लगेगा बोल के को जब मुसलमान आवाज उठाते हैं तो वो मुख्यमंत्री की आवाज ये निकलती है कि हम उसके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। तो साहब आज बताइए आप कि हम किस तरफ जा रहे हैं? ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ जाता, ना मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ जाता। आज ये कुर्सियों पे अपने काबिज रहने के लिए, अपनी कुर्सियां बचाने के लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान, इसके सिवा इनको कुछ दूसरी राजनीति समझ में नहीं आ रही। एक जो है तो कहता है मस्जिदों में से निकाल के मारूंगा, और जो है तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं करती। आज ये जुमला अगर जो कोई दूसरी समाज के लोग अगर से मुद्दे को कहते थे तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी जमानतें भी नहीं होती थी, और जो है तो बेचारे सलाखों के पीछे होते थे। शहर पैठन में 15 सितंबर को शिवसेना उद्धव ग्रुप के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की सभा मुनक्किद की जा रही है, लिहाजा इस प्रोग्राम की तैयारियां जंगी पैमाने पर जारी हैं।
उद्धव ठाकरे का यह जलसा-ए-आम यहाँ संत एकनाथ शक्कर कारखाना के मैदान पर होगा। इस मौके पर संत एकनाथ कारखाने के मुख्तलिफ मंसूबों का भी उद्धव के हाथों भूमि पूजन किया जाएगा। इसी इजलास-ए-आम के मौके पर मज़कूरा कारखाने के चेयरमैन सचिन घायाड़ अपने हजारहा हिमायतियों और कारकुनान के साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शमूलियत इख्तियार करेंगे। कारखाना मैदान में मुनक़िदा जलसे की तैयारी जोर शोर के साथ जारी है और 600 बाय 300 फीट का एक बड़ा वाटर प्रूफ पंडाल यहाँ लगाया जा रहा है, जिसमें मर्द व ख़वातीन के लिए अलग अलग निशस्तों का इंतज़ाम होगा, जबकि बाहर से गाड़ियों पर आने वाले शुरका के लिए पार्किंग, जलसे के शुरका के पीने के लिए पानी और दीगर बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। इस तरह की जानकारी संत एकनाथ शक्कर कारखाने के डायरेक्टर एकनाथ पाटील नवले ने MCN को दी है। नमस्कार. येत्या 15 सप्टेंबर रविवार या रोजी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख तथा महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री उद्धवजी ठाकरे साहेब आपल्या पैठण तालुक्यात येत आहेत आणि गद्दारीनंतर सर्वात प्रथम पहिल्यांदाच उद्धवजी आपल्या पैठण शहरात पैठण तालुक्यामध्ये येत आहेत। या निमित्ताने श्री संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना येथे शेतकऱ्यांसाठीच्या मंगल कार्यालयाचं लोकार्पण व नवीन साखर कारखाना व इथेनॉल प्रकल्पाचं भूमिपूजन त्यांच्या शुभ हस्ते होणार आहे। आणि मी स्वतःचा माझा राजकीय प्रवास सुरू करत आहे। माझ्यासोबत संपूर्ण संचालक मंडळ तसेच शेकडो कार्यकर्ते, मित्र परिवार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षामध्ये प्रवेश करणार आहे। तरी मी तालुक्यातल्या सर्व जनतेला विनंती करतो की आपण सर्वांनी या कार्यक्रमासाठी आम्हाला सर्वांना आशीर्वाद देण्यासाठी आणि उद्धवजींचं ज्वलंत भाषण ऐकण्यासाठी आपण सर्वांनी यावं ही मी आपणा सर्वांना आग्रहाची विनंती करतो। खुलदाबाद में सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह के संदल के साथ ही उर्स तकारीब का आगाज़ अमल में आया। यहाँ रहे के हज़रत के 738वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ बुध की शाम 5 बजे संदल निकाल कर किया गया। जुलूस के संदल का आगाज़ हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह से किया गया। संदल में वैजापुर के मारूफ बैंड पथक ने शिरकत की। नेज़ ढोल ताशों की गूंज में शहर भर के महलों, फर्श महल्ला, कदीम बस स्टैंड, अम्बेडकर चौक के रास्तों से होकर ये जुलूस संदल रात 10 बजे के करीब हज़रत जरजरी जरबख्श दूल्हा के मज़ार पर पहुँचा। मज़ार पर चादर चढ़ाई गई। बाद अज़ां दरगाह मैदान में पटाखों की आतिशबाजी की गई। संदल के जुलूस में उर्स इंतज़ामी कमेटी के सदर व तहसीलदार स्वरूप कनकाड़, सेक्रेटरी व बल्दिया के CEO विक्रम दराड़े, पुलिस इंस्पेक्टर धनंजय फराटे और दीगर तमाम अहदेदारान कमेटी व ज़ायरीन और शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक़ MP इम्तियाज़ जलील का कहना है कि रामगिरी महाराज और नितेश राणे के खिलाफ दर्ज FIR की रोशनी में उन्हें फौरी गिरफ्तार करने के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया को 5 दिन का वक्त दिया गया था, मगर इस ज़िमन में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। लिहाजा 23 सितंबर को वो मुंबई के लिए मार्च करेंगे। हमने महाराष्ट्र हुकूमत को, महाराष्ट्र की पुलिस को 5 दिन का वक्त दिए थे। रामगिरी ने जिस तरह का बयान दिया था और उसकी वजह से जो बहुत नाराज़गी थी, गुस्सा था लोगों के अंदर, तकरीबन 60 के करीब FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी का नितेश राणे ने जो बयान दिया था कि मैं मस्जिदों में घुस के हम मारेंगे मुसलमानों को, तो इस बयान के ख़िलाफ़ हमने हुकूमत से ये कहा था कि कायदे और कानून का पालन करने की ज़िम्मेदारी आपकी है। कानून बना हुआ है, उसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, उसे सिर्फ अमल में लेकर आना है। अगर ऐसे तत्वों को खुला छोड़ दिया जाए तो समाज के अंदर एक अराजकता फैल सकती है और इस तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करने का जो मामला सामने आ रहा है आए दिन, तो उसके ख़िलाफ़ कहीं ना कहीं कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ पुलिस की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हमने ये फैसला किया था कि अगर ये वक्त के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मुंबई आएंगे और मुंबई के अंदर हुकूमत में बैठे हुए लोग जो है, चाहे वो एकनाथ शिंदे साहब हो, देवेंद्र फडणवीस साहब हो या अजीत पवार साहब हो, इनको हम संविधान की कॉपी देने के लिए पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान एक तोहफे के तौर के ऊपर आएंगे और आपको ये एहसास दिलाएंगे कि ये देश जो है वो संविधान के हिसाब से, कायदे के हिसाब से और कानून के हिसाब से चलेगा, आपकी गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चल सकता है करके। तो ये कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हमने ये फैसला लिया है कि अगर सरकार हमारी अपील को अनदेखी कर रही है, उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है,
تو ہو سکتا ہے یہ گہری نیند میں سو رہے ہوگے، تو انہیں نیند سے جگانے کے لیے 23 سپٹمبر کو ہم ممبئی آنے کا فیصلہ کیے ہیں۔ پورے مہاراشٹر کے مسلمان یہ مہینہ بہت ہی پاک ہے، عید میلاد کا مہینہ جو ہے، اس مہینے کے اندر 23 تاریخ کے دن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ممبئی آئیں گے اور اپنی ناراضگی، اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے جمہوری طرز پہ، بالکل ڈیموکریٹک وے پہ، شانتی پورن طریقے سے ہم وہاں پر آ کے حکومت کو سنویدھان کی پرتی بھیٹ کریں گے، کاپی دیں گے۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے وریشٹ ادھیکاریوں کو ہم انہیں اپنا کرتویہ کیا ہوتا ہے جب وہ آئی پی ایس کی پریکشا پاس کرتے ہیں، آئی پی ایس کا عہدہ لیتے ہیں، تب وہ شپت لیتے ہیں، اور وہ شپت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، ہم جو صحیح ہے اسی راستے کے اوپر چلیں گے اور انصاف لوگوں کو دلائیں گے۔ شاید وہ شپت پولیس کے وریشٹ ادھیکاری بھول چکے ہیں، اس وجہ سے اتنے ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی دربھاگیہ پورن بات ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہم وہ ان کے کرتویہ جو وہ لیتے ہیں اس کی پرت، اس کی کاپی بھی انہیں بھیٹ کرنے والے ہیں۔ تو میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کر رہا ہوں، مہاراشٹر کے وہ تمام لوگ جو جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو سیکولرزم کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ تمام میرے ہندو بھائی بھی جو اس گھٹنا کی نندا کر چکے ہیں، اوپنلی اس بات کو کنڈیم کر چکے ہیں جو رامگیری نے اور رانے نے کہا ہے، میں ان لوگوں سے بھی یہ اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ملک کی خوبصورتی ہے کہ ہم کسی کے ذاتی، دھرم اور مذہب کے خلاف نہیں بول سکتے۔ میں میرا مذہب مان رہا ہوں، آپ اپنے دھرم کے حساب سے چلیے گا، لیکن ایسے جو تتو، ایسے جو سماج کے اندر دراریں اور دیواریں پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں، انہیں کہیں نہ کہیں روکنے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئیے، اور ہم حکومت کو صرف اتنا بتائیں گے کہ اگر اس طریقے سے تم آ کر ایسے لوگوں کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے اور کہیں گے کہ نہیں تمہیں جو بولنا ہے تم بولو، تمہارے بال کو بھی دھکا نہیں لگ سکتا ہے، تو ہم 23 تاریخ کو آپ کو آ کر بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا فرض کیا ہے اور آپ کیسی حرکتیں صرف آپ کی گھٹیا راجنیتی کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ یہ ہم سنویدھان کی پرت دے کر آپ کو آپ کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ چکل تھانہ سندرواڑی اور 30 گاؤں کی زمینات میونسپل کارپوریشن کے سپرد کر دی گئی ہیں، جس کے بعد اب ان مقامات پر پرائم منسٹر آواس یوجنا کے تحت مکانات کی تعمیر کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان زمینات کو میونسپل کارپوریشن کی تحویل میں دیے جانے کا حکم نامہ حکومت مہاراشٹر نے جاری کر دیا ہے۔ واضح ہو کہ میونسپل کارپوریشن کے ذریعے روبہ عمل لائی جا رہی وزیر اعظم شہری گھرکل آواس یوجنا کے لیے چکل تھانہ کے سندرواڑی و 30 گاؤں کے قطع اراضی میونسپل کارپوریشن کو منتقل کر کے میونسپل کارپوریشن پرادھیکرن کے بطور میونسپل کارپوریشن کو الاٹ کر دیے جانے کا حکم نامہ ریاستی حکومت کے سیکریٹریٹ سے جاری ہو جانے کے سبب اب ان دونوں مقامات پر طوالت میں پڑی اس گھرکل یوجنا کے لیے راستہ صاف ہو چکا ہے۔ عیاں رہے کہ مرکزی حکومت کی جانب سے شہری بے روزگار و بے گھر لوگوں کے لیے کم قیمت پر مکانات دیے جانے کے لیے میونسپل کارپوریشن کو گھرکل آواس یوجنا شہری پر عمل آوری کے احکام دیے گئے تھے، تاہم یہ یوجنا ابتدائی سے تنازعات میں گھر گئی تھی۔ میونسپل کارپوریشن نے چکل تھانہ کی مذکورہ اراضیاں انہیں دیے جانے کی تجویز حکومت مہاراشٹر کو بھجوائی تھی۔ 6 ستمبر کو ریاستی گورنر کی جانب سے شہری ترقیات محکمے کے سیکریٹریٹ سے مذکورہ اراضیوں کی تحویل سے متعلق حکم نامہ جاری ہو جانے سے اب یہ انتظار ختم ہو جانے اور اسکیم پر عمل آوری کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، جس سے اب جلد ہی بے گھر لوگوں کے ذاتی گھر کے خواب کی تکمیل ہو سکے گی۔ اس طرح کی اطلاع میونسپل ذرائع سے ملی ہے۔ این سی پی شرد پوار گروپ کی جانب سے ہنگولی کے ریسٹ ہاؤس میں او بی سی سمواد اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہ اجلاس پارٹی کے ضلع صدر دلیپ چوہان کی رہنمائی میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر کلیدی رہنمائی کے لیے پارٹی کے قائد اور مغربی ریاست کی صدر کویتا مہترے موجود تھیں۔ انہوں نے اس اجلاس میں مختلف او بی سی متعلقہ موضوعات اور خواتین کے معاملات و مسائل پر رہنمائی کی۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پارٹی صدر شرد چندر پوار نے
पार्टी में पहले 33 और फिर 50% की हिस्सेदारी व रिजर्वेशन खवातीन को दिया है। उन्होंने ही बहबूद खवातीन व अतफाल की वजारत कायम की थी और खवातीन के इस्तेहकाम और उन्हें कौमी धारे से जोड़ने के अमली इक़दाम किए थे। कविता मेहतरे ने खबरदार किया कि कुछ बरसर इख्तियार लोग ओबीसी और मराठा समाज में दूरियां और तनाज़ात खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हालांकि ओबीसी भाजपा के डीएनए में शामिल है, ताहम मकामी खुद मुख्तार इदारों में इंतखाबात से वो डर रही है कि कहीं कोई ओबीसी अवामी नुमाइंदा सदर बल्दिया या नगर सेवक ही न बन जाए। मोदी हुकूमत पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उसने एप्रिकल डेटा छुपा दिया है, जिसके सबब ही ओबीसी रिजर्वेशन को धक्का लगा है। इस इजलास में ओबीसी की मुख्तलिफ समाजी संगठनों से भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में बड़ी तादाद में ओबीसी समाज की संगठनों के नुमाइंदे और ओहदेदारान व कारकुनान मौजूद थे। पश्चिम महाराष्ट्र, मग विदर्भातले काही जिल्हे आणि मग मराठवाडा असा हा ओबीसी संवाद अभियान सुरू आहे। या अभियानांतर्गत ज्या ओबीसीच्या काही संघटना आहेत, मग मायक्रो ओबीसी पण आहेत, या सगळ्या संघटनांना मी संवाद साधते आणि त्यांचे प्रश्न समजून घेते। कारण की पुऱ्या महाराष्ट्रामध्ये आदरणीय पवार साहेबांनी ओबीसींच्यासाठी जे केलेलं आहे त्याचं राजकीय किंवा सामाजिक जे भान असणारा हा नेता आहे। म्हणजे अगदी मंडल आयोग असेल तो पहिल्यांदा महाराष्ट्रात आदरणीय पवार साहेबांनी लागू केला। पवार साहेबांनी मग पहिल्यांदा भटके विमुक्तांना 4% जागा होत्या, नंतर 6%, नंतर 11.5% केल्या गेल्या। म्हणजे भटके विमुक्तांना सुद्धा प्रवाहात आणायचं काम आदरणीय पवार साहेबांनी केलंय। आज जेव्हा स्थानिक स्वराज्याच्या निवडणुका थांबल्या जातात आणि कुठंतरी आमच्या ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागला जातोय, तो जो इम्पिरिकल डेटा आहे तो गोळा कलेक्ट करायचं काम ही जेव्हा आमचं सरकार केंद्रामध्ये होतं त्यावेळेस मनमोहन सिंग पंतप्रधान होते, तेव्हा 2 ऑक्टोबर 2011ला हा डेटा कलेक्ट करायला सुरुवात केली गेली होती। 2014 पर्यंत तो डेटा कलेक्ट झाला आणि आमचं सरकार गेलं। आज आम्हाला तो डेटा पण मोदींनी दिला नाही, मोदींनी तो लपवून ठेवलाय। आणि म्हणजे महाराष्ट्रात लोकप्रतिनिधी बहुजन समाजातला ओबीसी समाजातला होऊ द्यायचं नाही, जे सत्तेत बसलेला त्यांचा अजेंडा आहे हा। मॅडम, ज्या निवडणूक आहे सप्टेंबरच्या एंडिंगला किंवा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीला होणार होत्या, परंतु आता ते पुढे ढकलण्यात आलेले आहे। तर याच कालावधीमध्ये तुम्ही जे आता दौरा करत आहात, नेमकं हे निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दौरा म्हणणार की काय म्हणणार? निभूमीवर अजिबात नाही, हा कायम सजग असते राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि आदरणीय पवार साहेब। सामाजिक न्यायाचा तराजू ताकदीनं पेलणारा हा नेता आहे। समाजातल्या जाती धर्माच्या पलीकडे प्रत्येक घटकाला न्याय कसा मिळेल अशी 6 दशकाच्या राजकीय कारकिर्दीत आदरणीय पवार साहेबांची भूमिका आहे। तुम्हाला जर राजकीयच गणितं पाहिजे असतील तर मला वाटतं की ह्याच इथले आमदार जे आहेत वडकुते साहेब, ज्यांना आदरणीय पवार साहेबांनी MLC दिली होती, जे ख्वाजा बेग असतील किंवा तिकडं नागपूरचं एक अगदी काय म्हणूया रिक्षा चालकाची संघटना असणाऱ्यांना आमदार केलं होतं। मी ज्या भागात नाही येते तिथले लक्ष्मण माने भटके विमुक्त मधले आमदार केले होते। फौजिया खान ज्या आहेत त्या परभणीमध्ये ते अल्पसंख्याकमध्ये आहेत। हसन मुश्रीफ तिथे 4-4 वेळा मंत्री होतात, हे आता जाऊ दे माणसं सोडून गेली, पण पवार साहेबांनी ज्या समूहाला जिंकून येता येत नाही, राजकीय प्रवाहात येता येत नाही, त्या अगदी मायक्रो ओबीसी असतील किंवा अल्पसंख्याक असतील किंवा लक्ष्मण ढोबळे तिकडं आमच्या इकडं, ह्यांना पवार साहेबांनी प्रभावात घेतलेलं आहे। आणि हे खूप मोठं आदरणीय पवार साहेब ओबीसी असतील किंवा सगळेच मराठा समाज असेल, अल्पसंख्याक समाज, प्रत्येक समाजाला न्याय देणारा हा नेता है। प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी में टाल मटोल करने वाले 2 मकान मालिकान की प्रॉपर्टीज को म्यूनसिपल अमले ने सील लगा दी। नाजरीन, सालेरवा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली कम होने पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए रिकवरी मुलाजिमीन को सख्त अल्फाज में वार्निंग दी थी कि वो उन्हें टैक्स वसूली में इजाफे के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं और अगर इसके बाद भी उनके कामों में कोई सुधार ना आया तो वो ऐसे मुलाजिमीन को बरतरफ कर देंगे जो टैक्स वसूली के कामों में लापरवाही बरत रहे हैं। इसी तरह ये भी हिदायत दी थी कि जो लोग टैक्स अदा करने में टाल मटोल कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएं, जिसके बाद म्यूनसिपल मुलाजिमीन एक बार फिर हरकत में आ गए। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर अपर्णा थिटे की हिदायत पर जोन नंबर 5 का अमला आज चिकल थाना टैक्स वसूली के लिए पहुंचा, जहां लायंस क्लब कॉलोनी के मकान नंबर B005053 आशादीप बियर बार के
मालिक सुरेश अंबादास वाघ लोहाड़े से 19,19,057 रुपये प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने का मुतालबा किया, मगर जब वाघ लोहाड़े ने टैक्स अदा न किया तो उन्होंने इस इमारत को सील लगा दी। इसी तरह चिश्तिया कॉलोनी सिडको N6 की प्रॉपर्टी नंबर B0045161 जो कि शेख अब्दुल कादिर की मिल्कियत है और उस पर 5,44,957 रुपये इमलाक टैक्स बाकी है। मकान मालिक से टैक्स अदायगी का मुतालबा किया गया, मगर यहाँ भी मकान मालिक ने टाल मटोल से काम लिया, जिस पर इस इमारत में मौजूद एक वकील के दफ्तर को सील लगा दी गई। ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर सविता सोनोने की रहनुमाई में टैक्स सुपरिटेंडेंट सचिन सोनी, मुकुल बांगर, स्क्वाड चीफ अजीम खान, राहुल पगड़े, अभिजीत सोनार और नागरी पथक में शामिल मुलाजिमीन ने अंजाम दी। गुज़िश्ता रोज करमाड़ पुलिस ने जो सरकटी लाश बरामद की थी, इस मामले में कातिलों को पहचान लिया गया है, जिसमें से एक को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि दूसरे असल मुलजिम की पुलिस को तलाश है और वो भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। ये इत्तला रूरल एसपी डॉक्टर विनय राठौर ने आज एक प्रेस कॉन्फरन्स में दी। 10 सप्टेंबर 2024 रोजी करमाड पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये पिंपळगाव पांढरी या ठिकाणी सोलापूर धुळे हायवे आहे, त्या ठिकाणी शेतगट क्रमांक 165 मध्ये एक शिराळापासून धड वेगळे असले किंवा डोके वेगळे कापून ठेवलेले असल्याचे मृतदेह तिथं आढळून आल्याबाबतची माहिती आम्हाला मिळाली। त्या अनुषंगाने लोकल पोलीस स्टेशन करमाडचे अधिकारी आणि त्याचबरोबर LCBचे ऑफिसर्स तात्काळ त्या ठिकाणी रवाना झाले। आम्ही स्वतः ॲडिशनल SP SDPO हे सर्व आम्ही त्याच रात्री तिथं रवाना होऊन जी काही सर्वसाधारण परिस्थिती पाहून ते नक्कीच मर्डरचा प्रकार आहे हे निष्पन्न झालं आणि त्या अनुषंगाने 5 टीम्स तात्काळ तिथे तयार करण्यात आले गेले। LCB आणि लोकल पोलीस स्टेशन करमाडचे जे मृतदेह होतं त्याचा वयाचा अंदाज बांधून मिसिंग संभाजीनगर शहर, छत्रपती संभाजीनगर शहर किंवा छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये कुठे काही मिसिंग आहे का याबाबत अधिक तपास केले असता त्या 10 तारखेलाच दुपारच्या वेळेस पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशन या ठिकाणी एक मिसिंग दाखल आहे आणि त्या मिसिंगमध्ये 8 तारखेपासून एक व्यक्ती नामे राजेश कापसे ही व्यक्ती मिसिंग आहे याबाबत माहिती मिळाली। त्यांच्या नातेवाईकांना तिथं पाचारण करण्यात आले आणि त्यांनी तो मृतदेह त्याचाच आहे हे त्यावेळेस मान्य केलं आणि त्या अनुषंगाने मृतकाच्या भावाच्या तक्रारीवरून CR नंबर 86/2024 CR नंबर 372/2024 भारतीय न्याय संहिता 103(1) आणि 238 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला। यामध्ये तपासामध्ये असं निष्पन्न झालं की सदरचा जो मयत व्यक्ती आहे त्याचे दत्ता सुरवसे नामक व्यक्तीशी काही दिवसापासून भांडण चालू होते आणि अधिक तपास केले असता हे सुद्धा लक्षात आले की 8 तारखेला ज्या दिवशीपासून तो मिसिंग होता त्या दिवशी दत्ता सुरवसे त्याच्या एका मित्राबरोबर संतोष जगताप याच्याबरोबर एकत्र होता। त्या अनुषंगाने हे 5 टीम्सनी तात्काळ त्या कारवाई सुरू केली आणि संतोष जगताप हा आम्हाला ताब्यात मिळाला। त्याला अधिक विचारपूस केले असता त्यांनी हे जी मर्डर आहे हे दत्ता सुरवसे बरोबर केल्याचे मान्य केलेले आहे। त्या अनुषंगाने तपास चालू आहे। सध्या आमच्या ताब्यात संतोष जगताप आहे आणि दत्ता सुरवसे सुद्धा लवकरच अटक होईल। या कामगिरीमध्ये अपर पोलीस अधीक्षक श्री सुनील लांजेवार, छत्रपती संभाजीनगरचे SDPO सिद्धेश्वर मोरे, त्याचबरोबर LCBचे PI वाघ, API मोठे, त्या पवन इंगळे, पोलीस अंमलदार थोटे, घुगे, श्रीमंत भालेराव, त्याचबरोबर करमाड पोलीस स्टेशनचे API नवघरे, PSI बनकर, PSI चाटे व स्टाफ हे सर्व यांनी अतिशय मेहनत घेतली आणि त्यांनी हा गुन्हा उघडकीस आणला। सिल्लोड के रेलगांव के एक खेत से रूरल पुलिस ने गांजे के 254 बोरे बरामद किए, जिसकी कीमत 10 लाख रुपयों से जायद बताई जा रही है। ताल्लुक़ सिल्लोड के मज़ाफ़ात रेलगांव के एक किसान शिवाजी कड़ूबा बसंते ने अपने खेत में कपास और तुअर की फसल के दरमियान छुपे तरीके से ममनुआ नशावर गांजे के ये पौधे लगाए थे। सिल्लोड देही पुलिस को इसकी खुफिया जानकारी मिल गई तो पुलिस ने मज़कूरा खेत में जाकर फसल की तलाशी ली और यहाँ से ये 254 पौधे बरामद कर लिए।
जिन की कीमत कम व बेश 10,54,185 रुपये और इनका वज़न 2 क्विंटल 10 किलो बतलाया गया है। गैर कानूनी मनशियात मुखालिफ कानून के तहत शिवाजी कड़ूबा वसंते के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। ये कार्रवाई SDPO दिनेश कुमार कोल्हे की रहनुमाई में इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत, PSI लहू घोड़े, PSI सचिन क्षीरसागर और दीगर पुलिस अमले ने अंजाम दी है। बाजार सावंगी पुलिस ने मोबाइल और टू व्हीलर गाड़ियां चुराने वाले एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत ने 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने का हुक्म दिया है। वाज़ेह हो कि बाजार सावंगी की एक मोबाइल की दुकान से 28 अगस्त की रात चोरी हुए मोबाइल, नकद रकम और मोटरसाइकिल चुरा ले जाने वाले 2 सारिकों को बाजार सावंगी पुलिस ने फरार होने के दौरान कीचड़ भरे जंगल और रास्ते में उनका पीछा करके दबोच लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुज़िश्ता रोज 10 सितंबर को अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक बाजार सावंगी के साकिन रवि पवार की यहाँ साउता मोबाइल नामी दुकान वाक़े है। 28 अगस्त रात 12 बजे के बाद सारिकों ने दुकान का शटर किसी तरह उचकाया और दुकान में दाखिल होकर वहाँ से 6 मोबाइल, हैंडसेट और 1,500 रुपए नकद पर हाथ साफ करके फरार हो गए थे। इसी तरह उन सारिकों ने बाजार सावंगी रेल रास्ते पर वाक़े बबन नवलावड़े की घर के सामने खड़ी उनकी मोटरसाइकिल MH20 DP 8349 भी सरका कर ली थी। पुलिस उन सारिकों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी तलाश कर रही थी और इसी दौरान मुश्तबा मुलजिमीन लहू जगन कडाले और कृष्णा सुखाराम पारदे को उन्होंने हिरासत में लिया। सारिकों ने मसरूका मोटरसाइकिल मजाफात नीम डोगरी के धर्मचंद राठौड़ के खेत के एक कुएं में फेंक दी थी, जिसकी निशानदेही उन्होंने पुलिस तफ्तीश के दौरान की थी। पुलिस ने मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकद रकम बरामद कर ली है, जिसकी जुमला मालियत 64,300 रुपये बतलाई गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुनक़िद की जा रही तकारीब की तैयारियों का इलाकाई कमिश्नर दिलीप गावड़े ने लिया जायजा। म्यूनिसिपल कमिश्नर और जिला कलेक्टर ने भी किया सिद्धार्थ गार्डन पहुंचकर तकरीब की तैयारियों का मुआयना और मुतल्लिक़ा अफसरान को दी जरूरी हिदायत। वक्फ तरमीमी बिल 2024 दरअसल वक्फ इमलाक को गसब करने की साजिश। मुख्तलिफ मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुकूमत से मज़कूरा बिल फौरी वापस लेने का किया मुतालबा। अमीर शरीयत मुफ्ती मोइज़ क़ासिमी ने भी उलमा व अइम्मा मसाजिद को इस बिल के खिलाफ एतराज़ात दाखिल करवाने मिल्लत इस्लामिया की रहनुमाई करने की दी हिदायत। खुल्दाबाद शरीफ में सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा मुंतजिबुद्दीन ज़रज़री ज़रबख्श रहमतुल्लाह अलैह के 738वें उर्स तकारीब का हुआ आगाज़। अक़ीदत से निकाला गया गुज़िश्ता रोज़ संदल माली का जुलूस। उर्स कमेटी के जिम्मेदारान के अलावा ज़ायरीन भी वे बड़ी तादाद में शरीक। और 10 सितंबर को करमाड़ के मज़ाफ़ा से मिली सरकटी लाश का मामला कर लिया गया हल। पुलिस ने लगा लिया कातिलों का सुराग। एक मुलजिम गिरफ्तार, असल मुलजिम को पुलिस की है तलाश। रूरल SP डॉक्टर विनय राठौड़ ने दी इत्तला। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मोहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।